हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है टेक्सटाइल पर। टेक्सटाइल में अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने रेशा बनाया। रेशा, अब चाहे वो आपका प्राकृतिक हो या फिर वो कृत्रिम हो। प्राकृतिक में भी आपने देखा, सबसे पहले आपने रेशों को मतलब बीजों को बोया, काटा, उस पे तमाम प्रक्रियाएं की, आपने फिर रेशा बनाया। रेशे को हमने काटा, फिर रेशे से हमने क्या बनाया? रेशे की कताई करके हमने उसको बनाया धागा। अब जब धागा हमारे पास बन गया है तो अब हम धागे से क्या बनाएंगे? तो धागे से होगा हमारा वस्त्र निर्माण। आपको पता है रेशे से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है स्पिनिंग। हमने स्पिनिंग के बारे में समझा। हमने जो धागे हमें मिले, हमने विभिन्न प्रकार के धागों की चर्चा की कि हमें कितने प्रकार के धागे मिलते हैं। अब चाहे वो साधारण धागा हो या फिर वो आपका फैंसी धागा हो, हमने धागों पर चर्चा कर ली। अब हम रेशे से सीधे वस्त्र निर्माण नहीं किए थे, हम क्या किए थे? रेशे से बनाए थे धागा। लेकिन आपने देखा था कि हम कुछ कुछ वस्त्र बनाते हैं जो रेशे से सीधे हम वस्त्र बना देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं नमदा। जो प्रक्रिया होती है वो फेल्टिंग की प्रक्रिया होती है। मतलब क्या बनाते हैं हम? तो फेल्ट बनाते हैं, नमदा बनाते हैं। लेकिन जिन वस्त्रों को हम पहनते हैं वो आपके रेशे से डायरेक्ट नहीं बनते हैं, वो बनते हैं धागे से। तो हमने रेशा बनाया, रेशे की कताई की हमने हमने धागा बनाया। हमने तमाम प्रकार के धागों के बारे में चर्चा की। अब हम इन धागों को ओढ़ तो सकते नहीं हैं, लपेट तो सकते नहीं हैं कि सिर्फ़ इन्हें हम लपेट लिए और हमारा काम हो गया। अब इन धागों से हमें बनाना होगा एक वस्त्र। वस्त्र मतलब जो आपका धागे से अब जो वस्त्र बन रहा है, जो कपड़ा बन रहा है, वो आपका पहनने योग्य कपड़ा नहीं बन रहा है। वो आपका अभी एक कपड़ा निकलेगा ऐसे ही, कुछ इस तरह से प्लेन कपड़ा निकलेगा। उस पे हम फिनिशिंग करेंगे, उसकी हम डाइंग करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे, उस पे तमाम प्रकार की परिसज्जाएँ करेंगे, तब जाकर कहीं वो हमारे पहनने योग्य कपड़ा बनेगा। तो जो आज की आपकी क्लास होनी है, वो उसमें हम देखेंगे वस्त्र निर्माण। अब वस्त्र शब्द का प्रयोग उन सभी वस्त्रों के लिए करते हैं, जिनको आप रेशों से दबाकर या फिर बुनाई करके बनाते हैं। दबाकर में आपने देखा था क्या बनाया था? तो हमने बनाया था फेल्ट बनाया था। लेकिन अब हम जो अब कपड़े की बात कर रहे हैं, जो आज हम देखने वाले हैं, वो देखेंगे हम वस्त्र निर्माण, मतलब चाहे वो बुनाई के द्वारा हो, मतलब नीटिंग के द्वारा हो या फिर वीविंग के द्वारा हो। ठीक? तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले कुछ पॉइंट हमने नोट किया है, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले वस्त्र निर्माण के लिए कई प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। हम किसी एक विधि से वस्त्र का निर्माण नहीं करते हैं। हम जो है नीटिंग के द्वारा, वीविंग के द्वारा, फेल्टिंग के द्वारा, बॉन्डिंग के द्वारा हम तमाम तरीके से हम वस्त्रों का निर्माण करते हैं। लेकिन आपको पता है जो वस्त्र निर्माण की हमारी प्रक्रिया है, हमने उसमें प्रमुखता किसको दी है? तो वो है हमारा वीविंग। ध्यान रखिएगा, वीविंग और नीटिंग, इनकी इंग्लिश वर्ज़न आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकी हिंदी को हम दोनों को बुनाई ही बोलते हैं। चाहे वो आपका नीटिंग दिया गया हो, तो हम उसे बुनाई बोलेंगे, या फिर अगर वीविंग दिया गया हो, तो भी हम उसे बुनाई ही बोलेंगे। तो कभी भी एग्ज़ाम में आता है, तो आप इसका इंग्लिश वर्ज़न ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक? तो ये आपने देखा कि वस्त्र निर्माण के लिए आप कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन विधियों का प्रयोग करके आप कपड़े को बनाते हैं। अब इन विधियों में क्या-क्या आता है? तो आपका फेल्टिंग से कपड़ा बनता है। जो आपने देखा था, हम सीधे रेशे से कपड़ा बना रहे थे। कैसे? तो उसपे टेम्परेचर और प्रेशर देकर, ठीक? और दूसरा है वीविंग, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगला है आपका नीटिंग।
नीटिंग का मतलब क्या होता है? बुनाई। हो सकता है ये आपको ऐसे ही लिखकर दे दिया जाए या फिर ये आपका हिंदी में बुनाई हो जाएगा। तो जब भी दिया जाएगा तो इसका इंग्लिश वर्ज़न ज़रूर देखिएगा, ठीक? तो इसमें क्या होता है, वस्त्र निर्माण में वीविंग प्रक्रिया को प्रमुखता दी जाती है। हमने जो भी हमारा वस्त्र निर्माण का तरीका है, चाहे वो फेल्टिंग हो, चाहे वो वीविंग हो, नीटिंग हो या फिर आपका बॉन्डिंग हो, तो हम इन सभी में सबसे प्रमुखता किसको देते हैं? इस वीविंग को देने देते हैं, ठीक? इसमें धागे को फंसाकर बुनाई की जाती है। अब बुनाई के लिए क्या करते हैं? तो बुनाई के लिए हमें करघे की आवश्यकता होती है। अब करघा क्या होता है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। हम एक तरफ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे जैसे मान लेते हैं अगर आपको रोटी बनानी है तो क्या होगा? बिल्कुल एक स्टार्टिंग से चलते हैं। जैसे आपको अगर रोटी बनानी है तो उसके लिए आपको गेहूँ की आवश्यकता, सबसे पहले आपको आटा चाहिए होगा। अब आटे के लिए आपको क्या चाहिए? गेहूँ चाहिए। गेहूँ कहाँ से मिलेगा? तो सबसे पहले आप गेहूँ के लिए खेत तैयार करेंगे। ध्यान रखिएगा हम ये अपने रेशे से शुरू कर रहे हैं। रेशा हमें जहाँ से मिलता है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप करेंगे क्या? सबसे पहले आप बोएँगे गेहूँ को, खेत तैयार करेंगे उसमें गेहूँ बोएँगे। गेहूँ वो पक जाएगा आपका, उसको काटेंगे, उसको दाया जाएगा, फिर उसमें से गेहूँ निकलेगा, गेहूँ को हम पिसाएँगे, पिसाने के बाद हम आटा मिलेगा हमें। आटे को हम गूँथेंगे, लोई बनाएँगे, उसको हम बेलेंगे, फिर जाकर हम रोटी बनाएँगे। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने खेत तैयार किया, उसमें बीजों को बोया। अब चाहे वो तने से हमने प्राप्त किया हो या बीज से प्राप्त किया हो या फिर पत्ती से प्राप्त किया हो, हमने विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएँ की, तब जाकर हमें रेशा मिला। फिर हमने रेशे से क्या बनाया? फिर रेशे से हमने धागा बनाया। अब धागे से हम क्या बना रहे हैं? अब धागे से हम बना रहे हैं कपड़ा। ये तो है आपका कच्चा कपड़ा बनना, मतलब ये जो कपड़ा हम बना रहे हैं, ये आपके पहनने के योग्य नहीं है। हम इस पर विभिन्न प्रकार की परिचर्याएँ करेंगे, तब जाकर ये कहीं हमारे पहनने योग्य कपड़ा बनेगा। तो अब जो ये धागा हमने लिया है, इसकी बुनाई के लिए हमें एक करघे की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमें उस करघे के बारे में जानना ज़रूरी है। तो हम आज आज की जो हमारी क्लास है, उसमें हम सबसे पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ करघे के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जब हम करघे को जान लेंगे, समझ लेंगे, तभी तो हम उस पर बुनाई करेंगे। तो आज की क्लास आपकी पूरी और पूरी होने वाली है करघे पर। अब बुनाई के लिए जब आप बुनाई करते हैं तो क्या आप एक धागे का प्रयोग करते हैं? तो उसमें आपको 2 धागों की आवश्यकता होती है। आपने पढ़ा भी है क्या, ताना और बाना। इन्हीं 2 धागों की सहायता से आप क्या करते हैं, तो आप कपड़े की बुनाई करते हैं। जो आपका लंबवत धागा होता है, जो लंबाई में होता है, वो आपका होता है ताना, जिसे हम बोलते हैं वार्प। और जो आपका क्षैतिज होता है, जो क्षैतिज दिशा में है, इसे हम बोलते हैं बाना। तो ये आपका, इसे हम 2 कलर में कर लेते हैं, समझना आसान होगा। तो जैसे ये आपका हो गया ताना, हमने लंबवत जो धागा रखा वो क्या हो गया? वो हो गया आपका ताना, और जो हमने क्षैतिज धागा रखा ये हो गया आपका बाना। इसी बाने को हम क्या बोलते हैं? इसी बाने को हम बोलते हैं भराई का धागा। ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए फिलिंग यार्न क्या है? तो आप बताएँगे वो है बाना। सबसे पहले क्या आता है? ताना, मतलब लंबवत हमने रखा तो ताना आया। जब हमने इसको क्षैतिज रखा तो आया आपका बाना, ठीक? तो हमने 2 बुनाई में हमें 2 धागों की आवश्यकता होती है। जो लंबवत होता है उसे हम बोलते हैं ताना, और जो आपका क्षैतिज दिशा में होता है वो होता है आपका बाना, जिसे हम कहते हैं वेफ्ट। तो ताना और बाना, इन दोनों को भी ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वर्जन भी इनका ध्यान रखिएगा। अब हम समझते हैं ये ताना है क्या। ताना बुनाई के लिए सर्वप्रथम आपको ताने के धागों को दोनों तरफ की बीम पर समानांतर सटाकर
कस के तन देते हैं, जो आपका ताने का धागा होता है। तो अभी जब आप देखेंगे करघे को तो उसमें आपको 2 बीम मिलेगी। तो इसमें क्या होता है कि बुनाई के लिए सबसे पहले ताने के धागे को दोनों तरफ की बीम पर समानांतर सटाकर कस के तन देते हैं। जितना लंबा कपड़ा चाहिए होता है, हम उतना लंबा ताना लगाते हैं। जैसे जैसे आपको इतना बड़ा कपड़ा चाहिए, अगर आपको इतना लंबा कपड़ा चाहिए तो आप इतना लंबा ताना लगाएँगे। अगर आपको इससे बड़ा कपड़ा चाहिए, मतलब इस आपको इतना बड़ा कपड़ा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इतना बड़ा ताना लगाएँगे। मतलब आपको जितना बड़े कपड़े की आवश्यकता होगी, आप उतना बड़ा ताना लगाएँगे। आप बाने से अपने कपड़े को नहीं बढ़ा सकते हैं। बाना क्या है आपका? तो बाना आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ फिलिंग यार्न है, वो भराई करता है, ठीक? तो ये रहा हमारा ताना। अब आगे हम देख लेते हैं बाना क्या है। तो बाने के धागे को शटल पर लपेटकर ताने के धागे के बीच से होकर चौड़ाई की दिशा में फंसाकर निकालते हुए भराई की जाती है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, जो ताना होता है हमारा, उसी पर हमारे कपड़े की लंबाई निर्भर होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कपड़े की लंबाई किस पर निर्भर है, ताने पर या फिर बाने पर, तो जवाब क्या होगा? ताने पर। अब ये ताना-बाना तो हमने समझ लिया कि ताना क्या है, बाना क्या है, हमने दोनों को देख लिया, दोनों का कार्य क्या होता है, ये भी हमने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं करघा। हम इतनी देर से करघा, 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 करघा चिल्ला रहे हैं, अब ये करघा है क्या? तो आपको पता है कि बुनाई का एक यंत्र है। तो करघे की सहायता से ही आप बुनाई करते हैं। आपको पता है जो पहले बुनाई होती थी, वो बुनाई हम हाथों से करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर हुआ करघे का आविष्कार। हमने क्या किया? हमने करघे पर कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हम उस करघे को ही देख लेते हैं। ये है आपका करघा। तो इसमें आप आसानी से देख सकते हैं, ये दोनों आपके क्या हैं? बीम हैं। तो ये जो आगे वाला क्लॉथ, ये क्या है? ये आपका क्लॉथ बीम है और ये क्या है आपका? वार्प बीम। वार्प का मतलब ताना होता है और वेफ्ट का मतलब होता है बाना। और ये आप देख रहे हैं, ये जो लंबाई लंबाई में जो धागा आपका लगा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? उसे हम बोल रहे हैं वार्प, मतलब कि ताना। हमने पहले ही बताया कि आपको जितने लंबे कपड़े की आवश्यकता है, आप उतना लंबा ताना लगाएँगे। ठीक? इसमें क्या लगा होता है? इसमें एक रीड होती है, इसमें हैडल होता है और हार्नेस होता है। हम इन सभी फिगर को अभी एक-एक करके देखेंगे। ये सारे फिगर हमको आगे भी मिलेंगे, हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इनके कार्य क्या होते हैं, ये लगे क्यों होते हैं। हमारे जो जो हमारा लूम है, इस लूम को हम क्या बोलते हैं? करघा बोलते हैं। तो इस लूम में लगा क्या होता है? ये जो लगे हुए होते हैं, ये करते क्या हैं? तो जो ये आप देख रहे हैं, ये आपका ये आपका भराई का धागा है। ये हम बोल रहे हैं, इन्हें फिलिंग यार्न बोल रहे हैं और इसमें आपका शटल लगा होता है। तो क्या लगा होता है? ये आपका क्लॉथ बीम, वार्प बीम और ये है आपका हार्नेस, हैडल और ये रीड है, ये आपका है शटल। हम इतनी चीज़ें इसमें देख रहे हैं। अब आइए देखते हैं इनके कार्य क्या होते हैं, ये लगे क्यों होते हैं? ऐसे तो हमें समझ में नहीं आएगा। हाँ, दिख रहा है कि जा रहा है धागा, आ रहा है धागा। मतलब कि हमने क्या किया, आगे-पीछे हम करके धागे को बना रहे हैं। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले करघे का भाग। आपने ऊपर देख ही लिया कि करघे के कौन-कौन से भाग हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से करघे का भाग नहीं है, तो आपको पता ही होगा कि करघे का भाग कौन-सा नहीं है। तो सबसे पहले हम करघे के भाग पर चर्चा कर लेते हैं। करघे के भाग पर आपका सबसे पहले आता है क्लॉथ बीम। क्लॉथ बीम, इसको आप क्लॉथ बीम ही पढ़िएगा। तो ये आपको ऐसे ही मिलेगा, चाहे वो ऐसे लिख दे या फिर ऐसे लिख दे। अगला है आपका वार्प बीम। क्या होता है? एक होता है आपका क्लॉथ बीम और दूसरा होता है आपका वार्प बीम। एक और लगा होता है हार्नेस। हमने देखा था उसमें हार्नेस लगा था, साथ ही साथ हमने शटल भी देखा था और रीड या फिर कंघी जिसे बोलते हैं, हमने उसको देखा था। हमने यही 5 तो पार्ट देखे उसमें। तो
तो ये 5 पार्ट हमको कहाँ मिलते हैं? तो ये 5 पार्ट मिलते हैं हमें करघे में। बाकी आपने जो ताना देखा, बाना देखा वो तो आपका धागा होता है। फिलिंग यार्न मतलब आपका बाना हो गया। तो हम ताना और बाना ये हमारे धागे हैं, लेकिन जो करघा है ये आप करघे का ही पार्ट देख रहे हैं, ठीक? तो ये तो हमने पार्ट देख लिया। अब हम देखते हैं कि इनके कार्य क्या होते हैं, ये कार्य क्या करते हैं, लगाए क्यों गए हैं या फिर ये ऐसे ही लगा दिए गए हैं। कुछ तो कार्य करते होंगे, तो वही कार्य हमें देखना है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। एक बार आप अलग-अलग हर पार्ट को यहाँ पर देख लीजिए। ये है आपका रीढ़, इसके कार्य हम अभी आगे देखने वाले हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये है आपका हिडल, हिडल क्या होता है इसके बारे में भी आपको अभी मिलेगा। अगला है आपका शटल, ये आपको शटल की आँख दिख रही है, मतलब ये आपका क्या है, शटल है, ये आपका हिडल है, ये आपका रीढ़ है। ये हमने अलग-अलग पार्ट देख लिए, साथ ही साथ हमने 2 बीम की बात की थी। तो वो एक बेलनुमा था, हमने देखा था उसमें, तो उसको हमें अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है? तो जो आपके 2 बीम लगे होते हैं, क्लॉथ बीम, और क्या होता है एक आपका होता है वार्प बीम, ठीक? अब आगे क्या है आपका? तो सबसे पहले हम क्लॉथ बीम के बारे में समझ लेते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले हम क्लॉथ बीम की बात कर लेते हैं, फिर हम वार्प बीम की बात करेंगे, शटल की बात करेंगे, रीड की बात करेंगे, हार्नेस के भी कार्य की बात करेंगे। तो जो क्लॉथ बीम होता है, वो क्या होता है? यह बीम गतिशील होता है। मतलब कि क्या होता है, ये घूमता रहता है। जो आपका क्लॉथ बीम होता है वो क्या होता है, तो वो घूमता रहता है तथा करघे के अगले भाग पर स्थित होता है। तो हम एक बार फिर से वो करघा देख लेते हैं। तो करघे के ये आपका अगला बीम है, मतलब ये क्या होता है, ये आपका अगला बीम होता है। तो जो आपका ये क्लॉथ बीम है, ये क्या होता है, ये मूवेबल होता है, मतलब ये घूमता रहता है और लगा कहाँ होता है, तो करघे के अगले भाग पर लगा होता है। आगे कुछ है, हम उसको भी देख लेते हैं। अभी एक बार हम जब पूरा पढ़ लेंगे तो एक बार हम वापस अपने फिगर पर चलेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम इसके इन सभी के कार्यों को देख लेते हैं। तो जो आपका क्लॉथ बीम होता है, यह गतिशील होता है और करघे के अगले भाग पर यह स्थित होता है। इसमें ताने के धागे के अंतिम छोर कसे जाते हैं, जिससे ताने के धागे पूरी तरह से तन जाते हैं। तन जाने का मतलब कस जाते हैं, अगर ढीला रहेगा तो आपका कपड़ा नहीं बन पाएगा। सपोज़ कीजिए, हो सकता है आपने देखा होगा, तो जो गाँव में वो चारपाई बुनी जाती है, रस्सी से बुनी जाती है, तो आपने देखा होगा ये हो गई चारपाई। चारपाई में जो आपका इस तरह से धागा लगता है, वो कैसा लगता है? तो उसको हम पहले तन देते हैं। तो उसी तरह से जो हमारा कपड़ा बुनते हैं करघे पर, तो हम कपड़े को मतलब जो हम ताने का धागा लगाते हैं, उसको क्या करते हैं? तो उसको हम तन देते हैं। तनने से अगर ढीला कर देंगे तो कपड़ा आपका अच्छा नहीं बनेगा। फिर हम क्या करते हैं? बुनाई की प्रक्रिया प्रारंभ होने पर जैसे ही कपड़ा तैयार होता है, उतनी जल्दी ही यह कपड़े को लपेटने का कार्य करता है। मतलब जैसे-जैसे ये कपड़ा तैयार होता है, तो जो हमारा क्लॉथ विम है, ये कपड़े को लपेटने का कार्य करता रहता है। आपने वहाँ पर फिगर में देखा भी है किस तरह से वो लपेट रहा है। कपड़ा लपेटने के कारण ही इसे हम क्लॉथ विम कहते हैं। तो आपने समझा इसे हम क्लॉथ विम क्यों कहते हैं? हम इसे क्लॉथ विम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कपड़े को लपेटने का कार्य करता है। कपड़े को लपेटता है, जितनी जल्दी आपका कपड़ा तैयार होगा, उतनी जल्दी-जल्दी ये लपेटने का कार्य करता है। कौन? तो क्लॉथ बीम करता है, ठीक? अब आगे आपका दूसरा आ जाता है वार्प बीम। हमने सबसे पहले क्लॉथ बीम के बारे में देखा और दूसरा हमने क्या देखा? वार्प बीम के बारे में देखने चल रहे हैं। तो जो वार्प बीम है आपका, ये क्या होता है? तो यह करघे के पीछे की तरफ स्थित होता है। आपने देखा एक बीम यहाँ पर लगी थी और एक बीम यहाँ पर लगी थी। इसे हमने बोला था क्लॉथ बीम, इसे हमने बोला वार्प बीम। तो क्लॉथ बीम क्या है? वो आगे लगा है और वार्प बीम क्या है? वार्प बीम आपका करघे में पीछे लगा है। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है?
जो वार्प बीम है वो कहाँ है? तो ये करघे में पीछे स्थित होता है। इस पर ताने के धागे वस्त्र की संपूर्ण लंबाई के अनुसार समानांतर स्थिति में पास-पास सटाकर कसकर लपेटे होते हैं। कैसे? इस तरह से इस तरह से समानांतर करके आप यहाँ पर इसको लपेट देते हैं, ठीक? अब आगे क्या है आपका? यह बीम भी गतिशील होता है। ये जो बीम होता है, ये भी गतिशील होता है और बाने के धागे भर जाने पर शीघ्रता से घूमकर लपेटे हुए धागे को ढीला कर देता है। मतलब आपने इसमें ये धागा लपेट दिया है, जब बाने का धागा जो है भर जाएगा, तो या ये क्या करेगा? जाकर फटाक से आपका ताने के धागे को ढीला कर देगा। उससे क्या होगा? उससे जो है आपका फिर से बाना उसमें भरने लगेगा। तो इस प्रकार बुनाई प्रक्रिया तब तक होती है जब तक कि पूरा वस्त्र बुन ना जाए। तो आप करते क्या हैं? एक बार हम फिर से इसको समझते हैं। यह करघे के पीछे स्थित होता है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। इस पर ताने के धागे वस्त्र की संपूर्ण लंबाई के अनुसार समानांतर स्थिति में पास-पास सटाकर कसकर लपेटे होते हैं। मतलब जितना लंबा आपको धागा चाहिए होता है, कपड़ा चाहिए होता है, उतना लंबा आप ताना यहाँ पर कस देते हैं। वस्त्र की चौड़ाई के अनुसार ही बीम पर धागे लपेटे जाते हैं। मतलब अगर आपको इतना चौड़ा वस्त्र चाहिए तो यहाँ लपेटा जाएगा, अगर इतना चाहिए, जितना आपको चाहिए, जितना चौड़ा उतना आप यहाँ पर ताने के धागे को लपेटते हैं और बाने के धागे भर जाने पर शीघ्रता से घूमकर लपेटे हुए धागे को ढीला कर देता है। तो जो आपके धागे लपेटे होते हैं उनको ढीला करने का कार्य करता कौन है? तो वो करता है आपका वार्प बीम। और ये जो प्रक्रिया होती है ढीला करने की, टाइट करने की, वो करता कब तक करता है आपका वार्प बीम? जब तक कि बुनाई की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, आपका पूरा कपड़ा तैयार नहीं हो जाता जितना लंबाई उसको करने का आपने लगाया था। तो जब ये तैयार हो जाता है तो इसका काम खत्म हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हार्नेस की। हार्नेस क्या है? तो ये करघे का अंतिम महत्वपूर्ण भाग होता है। यह एक फ्रेम होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हार्नेस क्या है? तो हार्नेस क्या है? हार्नेस एक फ्रेम होता है। बुनाई क्रिया के दौरान यह ताने के धागे को ऊपर नीचे करने की प्रक्रिया को करता है। जब बुनाई होती है तो बुनाई की प्रक्रिया में ये जो ताने का धागा होता है उसको ऊपर नीचे मतलब ये हो गया। अगर यहाँ पर बाना जा रहा है तो ये आपका क्या करेगा? ऊपर नीचे करने का कार्य करता है। साथ ही नियंत्रण का भी प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हार्नेस का कार्य क्या होता है? तो हार्नेस का कार्य होता है ताने के धागे को ऊपर-नीचे करना। सामान्य बुनाई में कम से कम 2 हार्नेस की आवश्यकता होती है। अगर हम सामान्य बुनाई कर रहे हैं तो हमें कम से कम 2 हार्नेस की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आप डिज़ाइन वाले वस्त्र बना रहे हैं तो उसमें कई प्रकार के हार्नेस की आवश्यकता होती है, मतलब हमें उसमें और हार्नेस लगाने पड़ते हैं। इसमें असंख्य तार लगे होते हैं जिन्हें हम हैडल बोलते हैं। हैडल आपने आगे देखा था, वहाँ पर एक लगा था, उसमें हमने देखा था हैडल। तो जो ये असंख्य तार लगे होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं हैडल। प्रत्येक हैडल एक प्रत्येक हैडल एक छोटा-सा छिद्र होता है। इन्हीं छिद्रों से ताने के धागे वार्प बीम के क्लॉथ बीम तक जाते हैं। अभी आपने क्या देखा था? वहाँ पर एक छेद से होकर जो हमारे धागे थे वो जा रहे थे। तो ये जो हैडल होता है, प्रत्येक हैडल में एक छोटा-सा छिद्र होता है। इन्हीं छिद्रों से ताने के धागे, जो आपका लंबाई का धागा है, ताने के धागे वार्प बीम आपने देखा क्या? ये जो पीछे लगा था, वार्प बीम से क्लॉथ बीम तक जाते हैं। इसमें एक छिद्र से एक ताना गुजरता है। मतलब जो छिद्र होते हैं, एक छिद्र से एक ही ताना निकलता है, ठीक? तो ये क्या था? ये था हमारा हार्नेस। हार्नेस ताने के धागे को बुनाई की प्रक्रिया में ऊपर-नीचे करता है। क्या करता है? ये जो हार्नेस होता है, आपने देखा कि बुनाई करने के लिए आप हार्ने वो जो आपका ताना का धागा था, उसको ऊपर-नीचे कर रहा था। अब इस प्रक्रिया में हार्नेस ताने के धागे को बुनाई की प्रक्रिया में ऊपर-नीचे करने का कार्य करता है।
एक हार्नेस को ऊंचा करने से ताने के सम संख्या ऊपर जाती है और तथा विषम संख्या नीचे दब जाती है। मतलब जो ताना, जैसे 1 नंबर ताना नीचे है, 2 नंबर ऊपर है, 3 नंबर नीचे है, 4 नंबर ऊपर है। मतलब सम ताना आपका ऊपर होगा, विषम ताना नीचे होगा, जिससे शटल को गुजरने का एक मार्ग मिलता है। तो ये जो आपका हार्नेस है, बेसिकली इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है ताने को ऊपर-नीचे करना। इसमें जो आपका सम ताना होता है वो ऊपर होता है और जो विषम ताना होता है वो नीचे होता है। इससे शटल को गुजरने का एक मार्ग बन जाता है और ये एक फ्रेम होता है जो आपका हार्नेस होता है। अब आगे हम देख लेते हैं शटल के बारे में। अब ये शटल क्या है? तो शटल का कार्य क्या होता है? शटल पर बाने का धागा लपेटा जाता है। आपने वहाँ पर देखा था, शटल पर क्या करते हैं? तो हम बाने का धागा लपेटते हैं। बुनाई की प्रक्रिया में शटल को ताने के धागे के बीच से गुजारा जाता है। ये आपका होता है ताना और ये है आपका शटल। तो इसी शटल में आपके बाने को लपेटा जाता है और इसी से इसको गुजारा जाता है। तो शटल क्या है? शटल बाने के धागे को इसी पर लपेटा जाता है, ठीक? शटल लगातार दाएँ से बाएँ, बाएँ से दाएँ आती जाती रहती है। मतलब एक बार इधर आएगी, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, इधर-इधर ऐसे ही करके ये कपड़े की बुनाई करती है। शटल जब ताने से गुजरकर एक पंक्ति को पूरा कर लेता है तो उसे हम एक पिक कहते हैं। इसको आप नोट कीजिएगा कि जब शटल ताने से गुजरकर एक पंक्ति को पूरा करता है, तो मतलब एक पंक्ति का मतलब यहाँ से गया, यहाँ आया। तो जब एक पंक्ति पूरा करता है, तो इसे हम एक पिक कहते हैं। इस प्रकार शटल ताने के धागे से गुजरकर पंक्ति दर पंक्ति वस्त्र बुनता है। तो ये जो शटल होता है, इसका कार्य क्या होता है? सबसे पहले आप इसी पर बाने के धागे को लपेटते हैं। ताने के धागे को आपने देखा, आप जो है उसको सॉरी, जो आपका क्लॉथ बीम था, वार्प बीम था, वहाँ पर लपेट रहे थे। आपने वार्प बीम पर लगाकर कसा था ताने के धागे को। आपको जितनी लंबाई की आवश्यकता थी, आपने उतना लंबा जो है ताना लगाया और उसी में आपने बाने की भराई कर दी। अब बाने की भराई करने के लिए भी तो आपको किसी की आवश्यकता होगी, तो वो है आपका शटल। अब ये शटल करता क्या है? तो शटल आपका जो है इस बाने के धागे को भरता है और ताने के बीच से इसको गुजारता है। जब ये एक यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा, तो ये आपका एक पिक कहलाता है, ठीक? ये हमने बात कर ली किसके बारे में? हमने जो करघे के भाग थे। अभी एक आपका बच रहा है रीढ़। रीढ़ हो या फिर कंघी, हम रीढ़ को ही क्या बोलते हैं? कंघी बोलते हैं। तो यह करघे में हार्नेस के सामने लगा होता है। अभी हम वापस करघे पर चलेंगे। एक बार हम उसके पार्ट को समझ लेते हैं। तो जो रीढ़ होता है, रीढ़ करघे में हार्नेस के सामने लगा होता है। शटल के द्वारा जब एक पंक्ति तैयार कर ली जाती है, तब रीढ़ आगे की तरफ गति करते हुए बुने हुए भाग को ठोकता है। जिससे क्या होगा? जिससे बाने का धागा अच्छी प्रकार से बैठ जाएगा। तो इसका कार्य क्या होता है? जो आपका रीढ़ होता है, रीढ़ का कार्य होता है बाने के धागे को ठोकना। तो ये क्या करता है? ठोकता है, जिससे जो आपका बाने का धागा है वो अच्छी तरह से बैठ जाए। रीढ़ में पतले-पतले तार लगे होते हैं। हर धागे के बुने भाग को रीढ़ ठोक-ठोक कर सही करता है, जिससे बुनाई सघन होती है तथा वस्त्र के रिक्त स्थान भी भर जाते हैं। तो इससे क्या होगा? रीढ़ का कार्य होता है कि वो ठोक-पीट कर बाने के धागे को अच्छे से बैठाए, जिससे जो आपके कपड़े में कोई रिक्त स्थान ना रह जाए, ठीक? तो हम क्या करेंगे? हम एक बार सभी के फिगर को देख लेते हैं। तो ये है आपका रीढ़। थोड़ा-सा इसे ज़ूम कर देती हूँ मैं, जिससे आपको देखने में आसानी हो। तो ये है आपका रीढ़ होता है और ये आपका हार्नेस होता है। बाकी आपने शटल को देख ही लिया। हमें इन्हें तीनों को देखना था, बाकी हमारे बीम तो एक बेलन जैसे होते हैं जिन्हें हम लपेट देते हैं, ठीक? अब ये तो हमने सारे जो है इनके कार्य देख लिए, जो हमारे क्या थे? जो हमारे करघे के भाग थे, हमने सभी को देख लिया। क्या? चाहे वो आपका वार्प बीम हो, चाहे आपका क्लॉथ बीम हो।
चाहे शटल हो, हार्नेस हो या फिर वो रीड हो। हमने सभी के कार्यों को देख लिया, सभी की आवश्यकताओं को समझ लिया, सबकी आवश्यकता क्यों है करघे में, हमने इन सारी चीज़ों को देख लिया। अब हम एक बार वापस अपने करघे पर चलते हैं। हमने इतना सब कुछ इसके बारे में देख लिया, तो हमें एक बार वापस करघे पर चलना चाहिए। ये रहा हमारा करघा। थोड़ा-सा इसे ज़ूम करती हूँ, आपको देखने में शायद आसानी होगी, ठीक? तो ये है आपका करघा। इसमें आप देख रहे हैं, ये आपका 2 बेलन लगा हुआ है। जो आपका बीम होता है, वो बेलन के समान होता है। 2 बीम यहाँ पर लगे हैं, कौन-कौन से हैं? तो जो आपका आगे है, ये है आपका क्लॉथ बीम और ये जो पीछे है, ये है आपका वार्प बीम। ये देखा आपने, ये है शटल जिसमें हमने भरा है बाने का धागा, जिसे हम बोलते हैं फिलिंग यार्न। ये है आपका रीढ़। तो रीढ़ क्या करता है? रीढ़ जब आपके हार्नेस से होके ताने का धागा, बाने का धागा आता है, मतलब जब ये धागे आते हैं, तो ये करता क्या है? तो ये इनको ठोकने-पीटने का कार्य करता है। ये आपका हैडल होता है, हमने हैडल के बारे में समझा है। और जो आपका ताने का धागा है, इसी छेद से होकर निकल रहा है। तो ये हमारे पार्ट हैं किसके? करघे के। इसमें क्या लगा है? इसमें 2 आपका बीम लगा है, ठीक? इसमें हमने हार्नेस लगाया है। आपका कितना हार्नेस लगा है? 2। हमने देखा कि अगर हमें साधारण बुनाई करनी है, तो हमें 2 हार्नेस की आवश्यकता होगी। लेकिन 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 अगर हमें बुनाई हमें और जो है बुनाई ये तो हमारी सिंपल बुनाई के लिए था। लेकिन हमें अनेक प्रकार की बुनाई करनी है, तो उसके लिए हमें और हार्नेस की आवश्यकता होगी, ठीक? तो उम्मीद है आपको ये करघा समझ में आया होगा कि बेसिकली करघे में जो पार्ट होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं। और ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इनके कार्य पूछे जाते हैं। मेन आपको यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि क्लॉथ बीम आगे होता है या फिर वार्प बीम आगे होता है। हार्नेस होता है, आपको इसमें ध्यान रखना है, शटल भी होता है, इसके पार्ट होते हैं ये सारे, ठीक? तो उम्मीद है आपको ये करघा समझ में आया होगा। अब चलिए हम आगे कुछ और भी देख लेते हैं, ठीक? और क्या, थोड़ा-सा इसे ज़ूम करते हैं, वरना ये आपका जाएगा कट। कट जाएगा तो होगी आपको दिक्कत। अगर होगी आपको दिक्कत तो मुझे बनाना पड़ेगा फिर से। चलिए अब हम देख लेते हैं किसके बारे में। हमने ये सारा देख लिया, हमने रीढ़ देख लिया, हमने हार्नेस देख लिया। अब हम देखते हैं बुनाई का क्रम। बुनाई का क्रम, जैसे जैसे जब हमने रेशा बनाया था, तो हमने जो प्रक्रिया की थी रेशा प्राप्त करने के लिए, वो हमने एक स्टेप में किया था। तो उसी तरह से बुनाई के लिए भी कुछ स्टेप होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करने होते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है आपका? सबसे पहले आपका आता है शेडिंग, दूसरा आता है आपका पिकिंग, तीसरा आता है आपका बेटनिंग और अगला आपका आ जाता है टाल्किंग अप और लास्ट आपका आ जाता है लेटिंग ऑफ। तो ये सारे कार्य होते क्या हैं, इनको भी समझना ज़रूरी है कि ये शेडिंग का मतलब क्या है, पिकिंग का मतलब क्या है, टाल्किंग अप का मतलब क्या है, लेटिंग का मतलब क्या है, हमें ये जानना ज़रूरी है। इसका स्टेप आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम शेडिंग के बारे में जान लेते हैं। शेडिंग क्या है? तो शटल को गुजारने के लिए रास्ता बनाता है। ये जो शेडिंग के लिए शटल को गुजारने के लिए रास्ता बनाना ही आपका क्या है? शेडिंग कहलाता है। हार्नेस की सहायता से ताने को ऊपर किया जाता है, जिससे शटल गुजर जाता है। हार्नेस आपने देखा इसका कार्य क्या होता है? तो ताने के धागे को ऊपर-नीचे करना। तो शटल को गुज़ारने के लिए रास्ता बनाना, ये सीडिंग का कार्य है। मतलब फिर हार्नेस की सहायता से ताने को जब हम ऊपर उठाते हैं, तो इससे क्या हो जाता है? इससे जो शटल होता है, वो शटल गुज़र जाता है, ठीक? ये आपका क्या होता है? सीडिंग होता है। अब अगला आता है पिकिंग। अब पिकिंग क्या है? पिकिंग भी आपने देखा होगा, समझ में आ ही रहा होगा आपको। एक पिक की बात की थी हमने। क्या किया था? हमने एक पिक की बात की थी, वही यहाँ पर पिकिंग है, ठीक? पिकिंग क्या है? तो शटल के एक पंक्ति को पूरा करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम पिकिंग कहते हैं। आपने देखा जो ये एक ताना था, शटल क्या है?
शटल आपने देखा, अभी शटल के कार्य देखे, क्या था कि उसमें हमने बाने के धागे को लपेटा था। अब शटल के एक पंक्ति पूरा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पिकिंग कहलाती है। हमने देखा था जब शटल एक बार इधर से आकर यहाँ पहुँच जाता है तो आपका एक पिक कहलाता है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है, पिकिंग का मतलब होता है कि शटल के एक पंक्ति को पूरा करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को ही हम पिकिंग कहते हैं। माना कि ये आपका ताना हो गया, ठीक? ये है हमारा ताना। ये हमने लगा दिया ताना, हमने इसको कस दिया, ठीक? अब अगला जो है आपका, यहाँ पर हम ले लेते हैं दूसरा धागा। दूसरा धागा आ गया, हमने यहाँ पर बाना भर दिया। ये है आपका बाना। तो जब ये एक बार यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, तो ये आपका एक पिक हुआ। यहाँ पर हमने देखा एक बार यहाँ से आके यहाँ पर जब ये पहुँचा, तो ये आपका कहलाया एक पिक, ठीक? तो ये हमारी एक पिक हो गई। फिर बीटनिंग क्या है? तो रीढ़ की सहायता से तैयार पिक को पीटना जिससे वस्त्र समानांतर हो जाए। और ये कर कौन रहा था? तो ये हमारा रीढ़ कर रहा था। तो जो आप रीढ़ की सहायता से जो हमारा तैयार पिक होता है उसको जब पीटते हैं, पीटते क्यों हैं? ताकि जो खाली स्थान है वो भर जाए, खाली ना रहे और रेशे हमारे समानांतर हो जाएं। इसीलिए हम क्या करते हैं? इसीलिए हम यही कार्य होता है हमारा रीढ़ का, और हम रीढ़ की प्रक्रिया करते हैं। अगला है आपका टाल्किंग अप। अब ये टाल्किंग अप क्या है? तो बुने वस्त्र को क्लॉथ बीम पर लपेटना। जो आपका बुना हुआ वस्त्र है वो क्या है? जो यहाँ सबसे आगे लगा होता है, ये आपका पीछे लगा होता है। तो जो बुने वस्त्र को क्लॉथ बीम पर लपेटता है उसी को हम क्या कहते हैं? टाल्किंग अप बोलते हैं। अगला है आपका लेटिंग अप। लेटिंग ऑफ क्या है? तो ताने के धागे को ढीला छोड़ना। आपने देखा था कि जब कपड़ा आपका जैसे-जैसे तैयार होता रहता है तो ताने का धागा वैसे-वैसे ढीला होता जाता है। पहले हम उसको तनकर बाँधे रहते हैं, ठीक? तो इतनी जो प्रक्रियाएँ थी हमने किस पर की? तो वो हमने कर दी ताने के धागे पर, मतलब जो हमने करघे पर प्रक्रियाएँ की। तो सबसे पहले हम ये आज हमारा करघे के बारे में बस यही इतना था। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले आपको करघे के भाग को ध्यान रखना है। करघे का भाग क्या है? तो क्लॉथ बीम है, वार्प बीम है, हार्नेस है, शटल है और आपका रीड है। हार्नेस और ये आपका जो क्लॉथ बीम होता है, ये करघे में सबसे आगे होता है। जो आपका वार्प बीम होता है, करघे में सबसे पीछे होता है। इसी पर हम ताने का धागा लपेटते हैं और ये हमारा जो कपड़ा बनकर आता है, वो यहाँ पर लपेटा जाता है, किस पर? क्लॉथ बीम पर। हम इसे क्लॉथ बीम बोल ही क्यों रहे हैं? क्योंकि ये कपड़े को लपेटने का कार्य करता है। अगला है आपका हार्नेस, जो कि ताने को ऊपर-नीचे करता है। ध्यान रखिएगा, करता क्या है? तो सम ताने के धागे ऊपर होते हैं और विषम संख्या के जो ताने के धागे होते हैं वो नीचे होते हैं। जैसे जैसे आपका 2, 4, 6, 8, 10, ये कहाँ होंगे? ये ऊपर होंगे। वहीं आपका 1, 3, 5, 7, ये कहाँ होंगे? नीचे होंगे। सम और विषम आप समझ रहे होंगे, ठीक? बाकी शटल क्या करता है? तो शटल क्या करता है? शटल का काम होता है, इस पर हम क्या लपेटते हैं? इस पर हम बाने का धागा या फिर हम फीलिंग यार्न को लपेटते हैं। रीड, तो इसका काम क्या होता है? ठोक कर, पीट कर रेशों को समानांतर करना। कंघी का मतलब ही आप समझ रहे होंगे कि रेशों को समानांतर करने के लिए हम कंघी करते हैं। तो वहीं जो आपका रीड लगा होता है, रीड क्या करता है? तो रेशों को ठोकता है, पीटता है और क्या करता है? इसको, ये रेशों को समानांतर करता है, ठीक? तो ये रही हमारे करघे की बात। और एक बार आप करघे को वापस देख लीजिए। यहाँ पर ये बिल्कुल बहुत साफ फिगर बना है, यहाँ पर आप आसानी से इसे देख सकते हैं। तो ये है आपका वार्प बीम, ये है आपका क्लॉथ बीम, ये है आपका शटल, ये है आपका हार्नेस, ये है आपका रीड। ध्यान रखिएगा, इस फिगर से ही आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। क्या? सबसे पहले वार्प बीम कहाँ होता है? तो हार्नेस में पीछे होता है, सॉरी, करघे में पीछे होता है। क्लॉथ बीम कहाँ होता है? आगे होता है। हम इसे क्लॉथ बीम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कपड़े को लपेटने का कार्य करता है। ताने का धागा लपेटा किस पर जाता है? तो हम वो लपेटते हैं वार्प बीम पर। वार्प का मतलब ही हो गया ताना। तो ताने का धागा हम कहाँ लपेटते हैं? वार्प बीम पर।
और ये आप ध्यान रखिएगा ये जो वार्प बीम है और क्लॉथ बीम है, ये दोनों ही मूव करते हैं, घूमते हैं। रीड है, रीड का कार्य क्या होता है, तो जो आपके धागे बन रहे हैं, जो आपके ताने के धागे हैं, उनको ठोक-पीट कर सीधा करना, ताकि जो आपका वस्त्र है उसमें खाली स्थान ना रह जाए। हार्नेस क्या करता है, तो हार्नेस आपका एक फ्रेम होता है जिसमें अनेक प्रकार के छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से जो ताने का धागा होता है वो गुजरता है। और इसमें क्या होता है, इसमें सम धागा ऊपर, मतलब जो सम ताने की संख्या है वो ऊपर, जो विषम ताने की संख्या है वो नीचे होती है, ठीक? तो इतना आपको इसी से ध्यान रखना। अभी तक जो हमने इतनी देर में बक 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 किया है, बस इथी इसी को हमने समझा है और कुछ हमने समझा ही नहीं है। यही जो आपके 4 लगे हैं फ्रेम, 5 लगे हैं, 5 जो भाग हैं, बस हमने इन्हीं के बारे में समझा है। तो आज हमने मशीन की भी तैयारी कर ली। अब हमारा मशीन तैयार है। अब हम इस पे क्या बनाएँगे? तो अब हम इस पर बनाएँगे कपड़ा। अब कपड़ा तो बनाएँगे, क्या कपड़ा एक ही प्रकार का होता है? तो आप बोलेंगे नहीं। तो कल की जो हमारी क्लास होगी वो होगी वीविंग पर। कल हम देखेंगे बुनाई, और आपको पता है कि जैसे हमारे धागे साधारण और फैंसी थे, उसी तरह से हमारी बुनाई भी होगी साधारण बुनाई और फैंसी बुनाई। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको उस बुनाई को ध्यान रखना है कि कौन-सी साधारण बुनाई में आता है, कौन-सी आपकी फैंसी बुनाई में आता है। साधारण में भी तमाम है, चाहे वो आपका रिब बुनाई हो, सादी बुनाई हो, दुसुत्ती बुनाई हो, ट्विल बुनाई हो, आपका जैकार्ड बुनाई हो, तमाम प्रकार की बुनाई को हम कल देखने वाले हैं। तो कल की क्लास मिस मत कीजिएगा। कल की क्लास आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको रात में क्विज़ मिलती है जिसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं। तो अगर आप लोग जॉइन नहीं करेंगे, उस क्विज़ को सॉल्व नहीं करेंगे, तो बनाने का क्या मतलब है? 4-6 लोग के लिए वो चैनल बना है क्या? तो अगर वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आपको उस क्विज़ को सॉल्व करने में तकलीफ़ क्या है? दिक्कत क्या है? पैसा लग रहा है क्या? पैसा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लगना है, बस आपका मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगना है। 10 मिनट भी नहीं लगेगा, हमने वहाँ पर टाइमर सेट कर रखा है, 30 सेकंड अगर आप नहीं देते हैं, तो वो क्वेश्चन आपका चला जाएगा। तो बहुत ही आप बहुत जल्दी उसको आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो टेस्ट ज़रूर दिया कीजिए, एक प्रकार से वो आपका टेस्ट ही है, क्विज़ ज़रूर सॉल्व किया कीजिए, ठीक? तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।